नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आते हैं। और चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि जो चैप्टर है इसमें जो डील करते हैं हम लोग वो किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंजमेंट आता है या वो रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड यानी कि प्रोडक्ट तक पहुंचता है। तो इस दौरान जो भी चेंजमेंट होते हैं और जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं तो इन सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे इन सब चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि हमारा पहला जो नाम है नाम से पता चल रहा है कि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, जो हमको बता रहा है कि रिएक्टेंट्स में मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले कि हम बताएं आपको कि कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, जैसे कि एक बहुत फास्ट रिएक्शन, एक बहुत स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो सेकेंड के 10 लाखवें हिस्से में 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड्स में हो रही है, राइट। नैनो सेकेंड्स में कुछ रिएक्शंस हो जा रही है, तो रिएक्शन को हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, वेरी फास्ट। ठीक है, दूसरी होती है वेरी स्लो, जिनको रिएक्शन होने में लगभग 50-60 साल लग जाते हैं, राइट। एक एरा लग जाता है, एक जनरेशन लग जाता है, तो वो भी रिएक्शन वेरी स्लो होती है। तो उसका भी हम लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में यूज नहीं करते हैं। बेसिकली हम उस रिएक्शन को लेते हैं जो ना ज्यादा फास्ट और ना स्लो, यानी कि मॉडरेट रिएक्शन, जिसमें कि रेट डिटरमाइनिंग हो, यानी कि हम रेट को मेजर कर पाए। तो आपने जिन लोगों ने SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा हो तो उसमें SN1 में एक चीज आता था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहला स्टेप बहुत फास्ट होता था और दूसरे में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता था, इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसा स्टेप होता था ना फास्ट ना स्लो, मॉडरेट रिएक्शन होता। तो हम 3 तरह के रिएक्शन देखते हैं कि वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। इनमें से आप लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि वेरी फास्ट मतलब स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाना, जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ एनर्जी नहीं दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपनी तरफ से नहीं हो पा रहा है, अपने आप से नहीं हो पा रहा है, इटसेल्फ नहीं हो रहा है, जिससे हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बेसिकली वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि रिएक्शन में जो भी, जैसे कि रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वो क्या करता है, ये रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को, है ना। अब इसमें क्या है कि हमने एक रिएक्शन को ऐसे लिखा कि A + B गिव्स C। तो ये है एक रिएक्शन में ऐसे लेंगे, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट होता है। तो इसका अगर इनिशियल कंसंट्रेशन देखा जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा C, इसका आ जाएगा C, मतलब आ जाएगा कुछ होगा जो भी इसका C कंसंट्रेशन था, पर इसका कितना हो 0, क्योंकि जब प्रोडक्ट बना ही नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन चालू नहीं हुई, तो बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन इन दोनों के पास अपना अपना पूरा होगा, इसका 0 कंसंट्रेशन होगा। अब जैसे जैसे रिएक्शन में चालू हो जाएगी वैसे ही वैसे C1 - अल्फा, C1 - अल्फा, ये भी C1 - अल्फा, ये 1 - अल्फा का मतलब C - C अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अल्फा मतलब समझ लिए कि इस कंसंट्रेशन का कुछ 1% 10% लेके जा रहा है, तो आप उसको 10% यानी 0.1 ऑफ C लेके जाओ। जैसे 10 ग्राम है, 10 ग्राम को हम क्या लेंगे, 10 ग्राम का 1% कितना हो जाएगा 1 ग्राम। तो अगर 10 ग्राम हमने लिया था, हालांकि ग्राम जो है मास में है, तो मोलर कंसंट्रेशन ही मोल पर लीटर, तो मैं 10 मोल लिया था मोल पर लीटर, तो हमारा 1 मोल पर लीटर यहाँ खत्म हुआ। वैसे यहाँ पर भी 1 मोल पर लीटर खत्म हुआ। वो 1 मोल कौन सा है, ये, और ये जो खत्म हो रहा है दोनों से मिला के कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ये आपने इक्विलिब्रियम में देखा होगा कुछ इसी तरह का, ठीक है। तो हमारा जो बात है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग ROR भी बोलते हैं। मैं यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। अब आप देखिए रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक का हम मेजर ऐसे कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ A में C अल्फा डिसअपियर हुआ, यानी कि कम हुआ, B में भी C अल्फा डिसअपियर हुआ,
प्रोडक्ट में सी अल्फा ही आया ना, तो हम इसको ये बोल सकते हैं माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ना। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और माइनस के साथ आएगा, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा बी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये टी क्या है, सेम टाइम इंटरवल होगा, इसमें डेल्टा ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन से कम ही होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था 10 लिया था और 1 चला गया 9, सो 9 माइनस 10 वैल्यू 1 आएगी, राइट। तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या हुआ 0 1 माइनस 0 होगा, सी अल्फा माइनस 0, तो इसका सी अल्फा है प्लस का, तो इसलिए पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाई एवरेज, बिकॉज ये क्या लिया, फाइनल और इनिशियल लिया। सपोज किसी ग्राफ में देखते हैं, ये टाइम है, किसी रिएक्शन का है ये, और ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो किसी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ में हमारे पास कुछ ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारे पास कुछ ये कॉन्सेंट्रेशन था, जैसे जैसे टाइम तो यहां से ये हो गया, तो यानी क्या हुआ, पहले कुछ सेकंड में इतना समय लग गया उसको एक्टिवेट होने में, वो भी हम लोग लास्ट टॉपिक है एक्टिवेशन, और यहां से कुछ जो था और यहां मतलब आधे से भी कम हो गया कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में, और यहां से थोड़ा सा मान लो इसको आप 10 मानते हो, तो ये लगभग 4 हो गया, राइट। यहां पर आते आते 4 हो गया, यानी 6% सॉरी 60% कम हो गया। अब ये 40% कम होने में यहाँ पर ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 1 से 2 1 सेकंड में 60% कम हो गया, लेकिन अगले जो 40% है खत्म होने में लगभग उसको 88 सेकंड लग रहा है या कुछ भी लग रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्यूरेट ग्राफ नहीं ड्रॉ करवा सकते। एक्यूरेट ग्राफ मतलब कि अभी जो 50% रेट ऑफ रिएक्शन कितना अपीयरेंस हो रहा है, किस टाइम पर कितना डिसअपीयरेंस हो रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन कितना कम हो रहा है हर सेकंड पर, हर मिली सेकंड पर, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सीधा यहां से ये ग्राफ बताएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि पहले सेकंड में जल्दी ज्यादा गिर गया फिर धीरे 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 गिरता है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास नया वर्ड आया था, मतलब नया रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये होता है, बट कुछ और चीज बतानी थी कि सपोज करिए यहाँ पर मैंने 2 मोल ऑफ ए ले लिया, ये 3 मोल ऑफ बी ले लिया, और ये 4 मोल ऑफ सी आ गया, ठीक है। सो ये 2A 3B gives 4C स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन हो गई। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब यहाँ पर जो जरूरत पड़ रही है बैलेंस करने में, तो यहाँ पर 2A में C अल्फा कम हुआ ना, 2A में, सो 1A में कितना कम होगा, इंटू 1/A 1/2, ये 2 कम क्यों हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पर 2A में C अल्फा से कम हुआ था, 2A में चेंज नहीं हो रहा था ना, हमने क्या करना है 1A में चेंजमेंट करने के लिए 1/2, सिमिलरली यहाँ पर 3B में चेंजमेंट हुआ था, तो यहाँ पर इंटू 1/3, और यहाँ अपीयरेंस हो रहा है 4 मोल में, तो 1 में कितना अपीयर हो रहा होगा 1/4, तो जो भी मोल होता है उसको वो अपॉन मिला देते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले ये चीज समझ में आ गई होगी, आप स्क्रीन पॉज करके वापस से नोट कर सकते हो, ठीक। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर बोलते हैं इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम, जिसको हम dt बोलते हैं, तो dt के लिए क्या हो जाएगा, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम dt, राइट। सो रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज विल बी वही रिएक्शन, हम रिएक्शन फिर से लिख देते हैं
2a plus 3b gives 4c। तो यहां पर क्या हो जाएगा d, अच्छा वो जो ये होता है d चेंज एक d ऑफ a, राइट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब a है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, b है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। सो 1/2 dt माइनस सेम वही चीज, बस वो डेल्टा के लिए डी है, मतलब बहुत स्मॉल चेंज। अब वो जो ग्राफ बना था ना, अब वो ग्राफ आपको जहां बनाना है आप वैसे निकाल सकते हो। बहुत समय के लिए कितना, ये देखिए यहाँ पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, अब आपको हर जगह देखिए पॉइंट मिल जाएगा और पॉइंट को लाइन बना दोगे आप, ठीक है, कर्व बना दोगे, जो भी निकालो। इज इक्वल्स टू -1/3 d ऑफ b अपॉन dt इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 1/4 d concentration of C dt। ये बात समझ में आ गई आपको? दिस इज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम कंसीडर करते हैं अपनी इसमें, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमारे पास जो आता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एक्टिव मास, राइट। अब एक्टिव मास जो होता है, यानी कि ये क्या होता है, इसको आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कुछ एसिड्स हैं, कुछ नहीं, एक एसिड है जैसे कि एसिटिक एसिड, और आप उसको वाटर में डाल लो, तो चाहे आप 1 बूंद वाटर में डालो, चाहे आप 10 बूंद डालो, या फिर आप एक बॉटल लो, एक वेसल, एक कंटेनर, कुछ भी ले लो, तो आप चाहे जितना भी वाटर बढ़ाओगे, वाटर के बढ़ाने से उसके डिवाइडेशन होने पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि वो वाटर होना चाहिए, उसको बस वाटर चाहिए, ताकि क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक अच्छा ज्यादा होता है, काफी होता है, तो वो डिसोसिएट करता है उनको आयंस में। तो एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिवाइड हो जाएगा। कोई भी एसिड अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो यहां पर एक्टिव मास का रोल क्या है? एक्टिव मास मतलब कि ये उतना मास, यानी उतने नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट के उतने नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड कर रही है जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, उनको हम बोलते हैं एक्टिव मासेस, राइट। सो यहां पर एक्टिव मास का चीज क्या हो गया, यानी कि जैसे मान लो आप 2a और 3b है, लेकिन ये 3b से नहीं, सिर्फ b के यानी 2b पर ही जो है वो डिपेंड कर रही है इसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने के चांसेस। एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी नहीं हो जाएगा, बहुत फास्ट नहीं हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव मास, कि ये उसका एक्टिव मास है, टू बी उसका एक्टिव मास है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन में दिख रहा है, क्या किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर, डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट, क्योंकि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तभी तो वो फॉर्म होगा, जब ये कॉन्सेंट्रेशन कम ही नहीं होगा तो वो फॉर्म क्या होगा? प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of A to the power 2 into concentration of B to the power 3, ठीक है। हम उसको 2 और 3 हटा के अब हम कोई अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता 2, 3 क्या है। हमने स्मॉल a टाइम्स ऑफ स्मॉल b और स्मॉल c टाइम्स ऑफ c। सो यहां पर क्या हो जाएगा? a, यहां क्या हो जाएगा? b, राइट। अच्छा, प्रोडक्ट में कोई मतलब नहीं, तो rate of reaction is directly proportional to the this one. This is called rate law. Rate law expression. ठीक है, तो ये बोलते हैं। और यहां पर ये जो A है, it is not necessary. This one is alpha or beta, whereas alpha can be equal to, can be A and beta can be B, but it depends कि जो A है, क्या जो concentration of A का है वो इतने मोल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है उससे कम हो, ज्यादा नहीं हो सकता, बट उससे कम हो
हो सकता है मैंने बताया ना कि 100 ग्राम आपके पास ए है 100 ग्राम और केवल 75 ग्राम पे ही उस रेट ऑफ रिएक्शन पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा हो, तो रेस्ट ऑफ 25 ग्राम वेस्टेज है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस 25 पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ 75 ग्राम ऑफ वो जो भी ए है उस पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर 100 ग्राम पे डिपेंड करेगा तो ए इज इक्वल टू अल्फा, वही रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है? तो इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करना होता है और ये वैल्यू आपको निकालनी होगी एक्सपेरिमेंटल टेबुलर फॉर्म में आपको दिया जाएगा, आप निकाल लोगे। तो फिलहाल यहां से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर बीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेयर k इज कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां पर जो A प्लस बी है वो क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी। बोलो बात समझ में है कि नहीं है? ओके, क्लियर है? तो अभी इस वीडियो के लिए आप ऐसे रखो, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।